हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सुन रहे हैं ख़ानदान ذاتی मिल्कियत और रियासत का आवाज़। हम ख़ानदानी के वो निज़ाम और ख़ानदान की वो शक्लें जिनका भी जिक्र हुआ, मौजूदा ज़माने के मरूज़ा निज़ामों और शक्लों से मुख्तलिफ हैं। फ़र्क ये है कि इनमें हर बच्चे के कई कई बाप और माएँ होती हैं। हम ख़ानदानी के अमरीकी निज़ाम के मुताबिक, जिससे हवाई ख़ानदान मुनासबत रखता है, भाई और बहन एक ही बच्चे के बाप और माँ नहीं हो सकते। इसके बरअक्स हम ख़ानदानी के हवाई निज़ाम जिस ख़ानदान पर मबनी है, उसमें यही रिवाज था। हमें ख़ानदान की मुख्तलिफ़ शक्लें मिलती हैं और ये इन शक्लों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो आम तौर पर मरूज़ मानी जाती हैं। ख़ानदान के रवायती तसव्वुर में सिर्फ एक ज़ौजगी और जिसमें कुछ मर्द के लिए कसरत अज़वाज और शायद कुछ औरतों के लिए कसरत शौहरी की भी गुंजाइश है। लेकिन इस तसव्वुर में इस हकीकत पर चुपचाप पर्दा डाल दिया जाता है, जैसा कि अखलाक परस्त कम नज़र अक्सर किया करते हैं। सरकारी समाज की आयत की हुई बंदिशें खामोशी और इतनी ही बेशर्मी के साथ अमल में तोड़ी जाती हैं। इसके बरअक्स कदीम समाज की तारीख के मुताले से हमें ऐसे हालात का पता चलता है जिनमें मर्द मुत्तहिद बीवियों से शादी करते थे और इनकी बीवियां मुत्तहिद शौहरों से, और इसलिए इनकी औलाद सबों की मुश्तरक औलाद समझी जाती थी। इन हालात में रफ्ता रफ्ता तब्दीली होती रही, यहाँ तक कि वो बिल्कुल मिट गए और इनकी जगह पर एक मर्द और एक औरत के ब्याह का रिवाज हुआ। इन तब्दीलियों की नौयत ये थी कि मुश्तरक शादी के ताल्लुक़ का दायरा, जो शुरू में बहुत वसी था और जिसमें बहुत से लोग आ सकते थे, रफ्ता रफ्ता महदूद होता गया, हत्ता कि आखिर में इसमें महज एक औरत और एक मर्द रह गए। चुनांचा आजकल आम तौर पर इसी का रिवाज है। इसी तरह ख़ानदान की पिछली तारीख मुरत्तिब करने में हाल से माजी की तरफ जाते हुए मॉर्गन अपने अक्सर रफ़ीकों की तरह एक ऐसी कदीम मंजिल पर जा पहुँचा, जबकि कबीले के अंदर जिनसी ताल्लुकात की मुकम्मल आज़ादी थी। हर औरत हर मर्द के लिए रवा थी और इसी तरह हर मर्द हर औरत के लिए। एक ऐसी कदीम हालत का तज़किरा गुज़िश्ता सदी से ही होता आ रहा है, लेकिन ये तज़किरा नहायत आम लफ्ज़ों में किया जाता था। बाखुफ़न पहला आदमी था जिसने इस हालत का संजीदगी से मुताला किया और तारीख़ी और मजहबी रवायत में इसके आसार ढूंढने की कोशिश की। बाखुफ़न ने ये एक नहायत गिरां कद्र खिदमत अंजाम दी है। आज हमें मालूम हो चुका है कि इसने जिन आसार का पता लगाया, वो हमें आज़ाद जिनसी ताल्लुकात के समाजी दौर तक वापस नहीं ले जाते, बिल्कुल इसके बहुत बाद के समाजी दौर तक पहुंचाते हैं, जिसमें गुरुवार शादी का रिवाज था। वो कदीम समाजी दौर अगर सचमुच कभी रहा होगा तो इसका ताल्लुक़ इतने कदीम ज़माने से है कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कदीम जातियों में जिनकी तरक्की रुक गई है, यानी पिछड़े हुए वहशियों में, इसके वजूद का कोई बराह रास्त सबूत मिल सके। बाखुफ़न का कारनामा यह है कि इसने अपनी तहकीकियात में इस सवाल को पेश रखा। इंसान की जिनसी ज़िंदगी के इस इब्तिदाई दौर को मानने से इनकार करना आजकल एक फ़ैशन सा हो गया है। इसका मकसद इंसानियत को इस कलंक से बचाना है। इस सिलसिले में एक दलील ये दी जाती है कि इसकी कोई बराह रास्त शहादत नहीं है। इसके अलावा दूसरे हैवानात की मिसाल भी पेश की जाती है। लितियरन्यू ने हैवानी दुनिया से बहुत से वाक़यात जमा करके शादी और ख़ानदान का इर्तिका 1888 ये साबित करने की कोशिश की कि हैवानों में भी पूरी तरह आज़ाद जिनसी ताल्लुकात एक इब्तिदाई और अदना सतह की चीज़ है। लेकिन इन तमाम वाक़यात से मैं सिर्फ इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जहाँ तक इंसान और इसके इब्तिदाई हालात ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, इनसे कोई बात साबित नहीं होती। रीढ़ की हड्डी वाले जानवर में नर और मादा बहुत दिनों तक जोड़ा बनाए रहते हैं। इसकी वजह जिस्मानी है। मसलन परिंदों में मादा को अंडे सेकने के ज़माने में मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन परिंदों में जोड़ी की वफ़ादारी की मिसालों से इंसान के लिए कोई बात साबित नहीं होती। इंसान परिंदे की नस्ल से नहीं है, और अगर एक नर और एक मादा का जोड़ा ही तमाम खूबियों की मीराज है तो फिर शराफत का सेहरा केचुए के सर बांधना चाहिए। इसके जिस्म में 50 से 200 तक हिस्से होते हैं
اور ہر حصے کے اندر نر اور مادہ کے پورے جنسی اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ اس کی ساری زندگی ان 200 میں سے ہر ایک حصے میں خود اپنے ہی ساتھ جنسی عمل کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اگر ہم 2 حصہ پالنے والے جانوروں کو ہی دیکھیں تو ہمیں ان میں جنسی زندگی کی سبھی شکلیں ملیں گی۔ آزاد جنسی تعلق کے ساتھ ساتھ گروہوار شادی کی طرف اشارہ بھی ملتی ہے۔ ایک نر کے لیے کئی مادائیں اور ایک نر اور ایک مادہ کا تعلق بھی ملتا ہے، لیکن ان میں ایک مادہ سے کئی نروں کا تعلق نہیں پایا جاتا۔ یہ صرف انسانوں میں ہی ممکن تھا، یہاں تک کہ ہمارے سب سے قریبی رشتہ داروں یعنی چوپایوں میں بھی نر اور مادہ کے ملنے کی زیادہ سے زیادہ ممکن صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اس دائرے کو اور بھی محدود کر دیں اور محض 4 انسان نما لنگوروں کو لیں تو لیتونیو ہمیں بتائے گا کہ ان میں کہیں ایک نر اور ایک مادہ کا تعلق پایا جاتا ہے اور کہیں ایک نر کے ساتھ کئی مادائیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف سوسورے، جس کی رائے زیرا ٹیولو نے نقل کی ہے، کہتا ہے کہ وہ ایک نر اور ایک مادہ کے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ اپنی کتاب انسانی شادی کی تاریخ میں وسٹر مارک نے انسان نما لنگوروں میں ایک نر اور ایک مادہ کے ساتھ رہنے کے متعلق جو حال میں دعوے کیے ہیں اس سے بھی کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ سبھی روایتیں کچھ اس قسم کی ہیں کہ غریب لیتونیو کو آخر یہ مان لینا پڑا کہ دودھ پلانے والے جانور میں ذہنی ارتقاء کی سطح اور جنسی تعلقات کی شکل میں کوئی خاص ربط نہیں ہے۔ اور اسپائنس اپنی کتاب حیوانی سماج میں صاف کہتا ہے کہ جانوروں میں سب سے اعلیٰ سماجی گروہ جو دیکھنے میں آتا ہے جھنڈ یا گول ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی خاندانوں سے مل کر بنتا ہے، لیکن خاندان اور گول میں شروع سے ہی تضاد ہوتا ہے، ان میں الٹی نسبت ہوتی ہے۔ ان باتوں سے ظاہر ہے کہ آدم نما بندروں کے خاندان اور دوسرے سماجی گروہ بندیوں کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر تقریباً کچھ نہیں معلوم ہے۔ جو باتیں معلوم بھی ہیں وہ ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ وحشی انسانوں کے قبیلوں کے بارے میں بھی ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ باتیں بہت متضاد ہیں، اور ان کو تنقیدی نظر سے جانچنے اور چھان بین کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن بندروں کے سماجی مطالعے انسانی سماج کے مقابلے میں اور بھی مشکل ہے۔ ان کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ بھروسے کے قابل نہیں ہیں، لہذا ان سے جو نتیجے نکالے جاتے ہیں انہیں فی الحال ٹھکرا دینا چاہیے۔ لیکن اسپناس کی کتاب سے جو عبارت ابھی نقل کی گئی ہے اس میں ہمارے لیے ایک بہت اچھا اشارہ موجود ہے۔ اعلیٰ حیوانوں میں گول اور خاندان لازم و ملزوم نہیں، بلکہ ان سے آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اسپناس نے بڑی خوبی سے دکھایا ہے کہ جوڑا ملنے کے زمانے میں نروں کے آپس کے رشک اور رقابت کی وجہ سے مل جل کر رہنے والے گولوں کا بھی شیرازہ منتصر ہونے لگا۔ یہ کچھ عرصے کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں خاندان کی شیرازہ بندی مضبوط ہے وہاں گول شاذ و نادر ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاں آزاد جنسی تعلق یا کثرت زوجیت ازدواج ہے وہاں گویا قدرتی طور پر گول بنائے جاتے ہیں۔ گول بننے کے لیے ضروری ہے کہ خاندان کی بندشیں ڈھیلی پڑ چکی ہوں اور فرد پھر آزاد ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پرندوں میں منظم جھنڈ شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دودھ پلانے والے جانوروں میں کم و بیش منظم سماج موجود ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں فرد خاندان کے اندر جذب نہیں ہوا۔ چنانچہ ابتدا میں گول کے اجتماعی احساس ضمیر اجتماعی کا سب سے بڑا دشمن خاندان کا اجتماعی احساس ہے۔ ہم بلا تعمیل کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ایسی سماجی حیت قائم ہو سکتی ہے جو خاندان سے زیادہ اعلیٰ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے خاندان شامل تھے جن میں بنیادی تبدیلی ہو چکی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ٹھیک اسی وجہ سے یہ خاندان بعد میں اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ موقف حالات میں نئے سرے سے منظم کر سکے۔ اسپانش سیزا پہلا باب زیر تیولیو نے اپنی کتاب شادی اور خاندان کا آغاز
1886 में नकल किया। छपा 520 से 518। इससे ये जाहिर है कि हैवानी समाज से बिला शक इंसानी समाजों की बाबत कुछ नतीजे निकाले जा सकते हैं, लेकिन महज मनफी एतबार से जहाँ तक हमें मालूम है, रीढ़ की हड्डी वाले आला हैवानों में खानदान की सिर्फ 2 शक्लें पाई जाती हैं, एक नर की और कई मादाओं की। एक नर और एक मादा के जोड़े, दोनों शक्लों में बालिग नर या शौहर एक ही हो सकता है। नर के रस को रकाबत का जज्बा, जिससे खानदान का बंधन और इसके हुदूद दोनों जाहिर होते हैं, हैवानी खानदान और गौल में टक्कर पैदा करता है। गौल जो कि एक आला समाजी शक्ल है, जोड़ा मिलने के ज़माने में कहीं बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, कहीं इसके बंधन ढीले पड़ जाते हैं और कहीं इसका सिराजा बिल्कुल मुंतशिर हो जाता है। नर के रस को रकाबत की वजह से इसका मुसलसल इर्तिका बहरहाल मुश्किल हो जाता है। सिर्फ यही एक बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि हैवानी समाज और कदीम इंसानी समाज में आपस में तजाद है, और कदीम इंसान जब हैवानियत की मंजिल से कदम आगे बढ़ा रहा था तो इसे खानदान की कोई वाक़ियत नहीं थी, और अगर थी भी तो एक ऐसे खानदान की जो हैवानों में नहीं पाया जाता। स्टरमार्क ने शिकारियों की रिपोर्टों की बुनियाद पर कहा है कि गोरिल्ला और चिंपांजी लंगूरों में गौल पसंदी की सबसे ऊंची शक्ल एक नर और एक मादा का जोड़ा है। इस शक्ल में यानी अकेले भी वो निहत्था हैवान जो इंसानियत के आलम में कदम रख रहा था, छोटी तादाद में जिंदा रह सकता है। हैवानियत की मंजिल से तरक्की करके आगे बढ़ने और फितरत में तरक्की का ये सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत थी। इसके लिए ज़रूरत थी कि दफ़ा और बचाव के लिए फर्द की नाकाफ़ी ताकत की जगह गौल की मुत्तहिदा ताकत मुश्तरका कोशिश ले ले। आदमनुमा बंदर आज जिन हालात में रहते हैं, इस किस्म के हालात से निकलकर इंसानी मंजिल में पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन होगा। इन इंसानुमा बंदरों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये कोई भटकी हुई शाख है जो रफ्ता रफ्ता मिट चली है, या बहरहाल जिसका जवाल होने लगा है। यही वजह बहुत काफ़ी है कि इनके और कदीम इंसान के ख़ानदान की शक्लों का आपस में मुवाजना करके जो नतीजे निकाले जाते हैं, इनको कबूल करना ना किया जाए। हैवानियत से इंसानियत का इर्तिका जिन वसी और पायदार गिरोहों के जरिए मुमकिन था, इनके बनने की पहली शर्त ये थी कि बालिग नरों में एक दूसरे के लिए रवादारी हो और रस को रकाबत का जज्बा ख़त्म हो चुका हो। और सच पूछिए तो ख़ानदान की वो सबसे इब्तिदाई शक्ल कौन सी है जिसका पक्का सबूत तारीख में मिलता है और आज भी कहीं देखने में आती है? वो गिरोहवार शादी है, जिसमें मर्दों का पूरा गिरोह और औरतों का पूरा गिरोह एक दूसरे से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें रस को रकाबत की गुंजाइश कम ही होती है, और फिर इर्तिका के एक और बाद के दौर में कसरत शौहरी की मुस्तस्ना सूरत मिलती है जो रस को कुराबत के जज्बे की बिल्कुल मुनाफी है और इसीलिए जानवरों में बिल्कुल नहीं पाई जाती। लेकिन गिरोहवार शादी की जो शक्लें हमें मिलती है, इनके साथ ऐसे पेचीदा हालात वाबस्ता होते हैं कि लाजिम तौर पर इनसे ये जाहिर होता है कि इनसे पहले जिनसी